सब कॉन्टिनेंट पर सूरज चमक रहा था। एक नया युग शुरू हो रहा था। हवा में बदलाव की गूंज थी। पुराने साम्राज्य चले गए थे। उनकी जगह अब राज्यों का ताना बाना था जो सत्ता के लिए लड़ रहे थे। उत्तर में एक शक्ति बढ़ रही थी। अनहिलवाड़ा में अपनी राजसी राजधानी के साथ सोलंकी साम्राज्य ने उपजाऊ मैदानों पर अपना हाथ फैलाया। अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध इसके बहादुर योद्धाओं ने इसकी सीमाओं की रक्षा की। कला और विद्या के संरक्षक सोलंकी समृद्धि के युग में अशड्र हुए। पत्थर और गीत में अंकित उनकी विरासत 1000 साल तक चलने के लिए नियत लग रही थी। हलचल भरी भीड़ और दरबार की भव्यता के बीच एक राजकुमार का जन्म हुआ। हवा पर फुसफुसाते हुए उसका नाम पृथ्वीराज था। कम ही लोग जानते थे कि यह बच्चा एक लेजेंड बनने के लिए नियत था। उनका जीवन साहस, प्रेम और अंततः त्रासदी की गाथा होगी। सोलंकी साम्राज्य का भाग्य उसके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ इतिहास के एनल्स में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। पृथ्वीराज के दादा राजा भीमदेव के शासनकाल में सोलंकी साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया। इसकी सेनाएं अपनी शक्ति में बेजोड़ ने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। खजाना सोने से भरा हुआ था जो फ्लरिशिंग व्यापार का प्रमाण था। विद्वान और कलाकार सोलंकी दरबार में आते थे जो इसके जीवंत बौद्धिक वातावरण से आकर्षित होते थे। राजा भीमदेव एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक अपने प्रजा द्वारा प्रिय थे। उन्होंने युवा पृथ्वीराज में कर्तव्य, वीरता और करुणा का महत्व पैदा किया। साल बीतते गए और बेहतरीन शिक्षकों के संरक्षण में पृथ्वीराज एक कुशल योद्धा और एक बुद्धिमान नेता के रूप में खिले। उन्होंने युद्ध की कला में महारत हासिल की। धनुष और तलवार के साथ उनका कौशल बेजोड़ था। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और रणनीतिक दिमाग ने सबसे अनुभवी सेनापतियों को भी प्रभावित किया। लेकिन अपनी मार्शल कौशल से परे पृथ्वीराज के पास एक नेक दिल और अपने लोगों के लिए गहरा प्यार था। ऐसे गुण जो उनके शासनकाल को परिभाषित करेंगे। सोलंकी साम्राज्य का भविष्य सुरक्षित लग रहा था जो युवा राजकुमार के सक्षम कंधों पर टिका हुआ था। पृथ्वीराज की वीरता की खबर देश के कोने कोने तक पहुंची। शिकार और नकली लड़ाइयों में उनकी बहादुरी के किस्से जंगल की आग की तरह फैल गए। एक योद्धा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा पड़ोसी गुजरात साम्राज्य के खिलाफ उनके पहले अभियान में पुष्ट हुई थी। गुजराती राजा ने सोलंकी समृद्धि से ईर्ष्या करते हुए एक आश्चर्यजनक हमला किया था। मुश्किल से एक आदमी पृथ्वीराज ने साहस और रणनीतिक प्रतिभा के साथ सोलंकी सेना का नेतृत्व किया। उसने गुजराती सेनाओं को पछाड़ दिया। उसके धनुर्धारी दुश्मन के रैंकों पर तीर बरसा रहे थे। जीत तेज और निर्णायक थी जिसने पृथ्वीराज को एक ताकत के रूप में स्थापित किया। वह अपने लोगों की जयकार से अभिवादन करते हुए एक नायक अनहिलवाड़ा लौट आया। उनका किंवदंती अभी शुरू हुआ था। जैसे जैसे पृथ्वीराज एक बुद्धिमान शासक के रूप में परिपक्व हुए, उनके कानों तक एक अलग तरह की वीरता की फुसफुसाहट पहुंची। किस्सों में कन्नौज की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी संयुक्ता की बात कही गई थी। कहा जाता है कि उसकी सुंदरता स्वर्गीय अप्सराओं को भी टक्कर देती थी। लेकिन यह उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और उसकी स्वतंत्र भावना थी जिसने वास्तव में पृथ्वीराज को मोहित कर लिया। वह इस महिला से मिलने के लिए तरस रहा था जो मन और आत्मा दोनों में उसकी बराबरी थी। हालांकि उनका पहला सामना प्यार की मुलाकात नहीं था, बल्कि एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी द्वारा रची गई किस्मत का एक मोड़ था। कन्नौज के महत्वाकांक्षी राजा और संयुक्ता के चचेरे भाई जयचंद दिल्ली के सिंहासन की इच्छा रखते थे और पृथ्वीराज को एक बाधा के रूप में देखते थे। उसे अपमानित करने के लिए जयचंद ने संयुक्ता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, पर पृथ्वीराज को प्रतियोगियों की सूची से बाहर रखा। भाग 5 तराइन की लड़ाई। जयचंद के अपमान की खबर पृथ्वीराज तक पहुंची। वह क्रोधित था, न केवल अपने लिए बल्कि संयुक्ता पर हुए अनादर के लिए। उसने उसका हाथ जीतने और इस अपमान का बदला लेने की कसम खाई। इस बीच क्षितिज पर एक नया खतरा उभर रहा था। गौर के एक शक्तिशाली शासक मोहम्मद गोरी ने भारत के धन पर अपनी निगाहें जमा ली थीं। एक क्रूर विजेता गोरी पहले ही विशाल प्रदेशों को अपने अधीन कर चुका था। उसने भारत के खंडित राज्यों को लेने के लिए पका हुआ देखा। उसका पहला लक्ष्य सोलंकी साम्राज्य। दो तरफा खतरे का सामना करते हुए पृथ्वीराज ने युद्ध की तैयारी की।
वह जानता था कि उसके राज्य का भाग्य, संयुक्ता के लिए उसका प्यार और भारत का भविष्य तराजू में लटका हुआ है। सभ्यताओं के टकराव के लिए मंच तैयार हो गया था, एक ऐसी लड़ाई जो लाखों लोगों की गिशिष्ट का फैसला करेगी। भाग 6 परिणाम। तराइन की लड़ाई कई दिनों तक चली। हवा में खून और धुएं की गंध फैल गई थी। आकाश से बाणों की बारिश हुई जिससे सूरज ढक गया। युद्ध के हाथियों के चार्ज के भार के नीचे जमीन कांप उठी। रोष के बवंडर पृथ्वीराज किसी अदृश्य व्यक्ति की तरह लड़े। उनकी बहादुरी ने उनके लोगों को बेजोड़ वीरता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन लड़ाई का ज्वार बदल गया। एक चालाक रणनीतिकार गोरी ने पृथ्वीराज की चालों का अनुमान लगाया था। उसने नई रणनीतियां अपनाई जो भारतीय योद्धाओं से अपरिचित थीं। सोलंकी सेना हालांकि बहादुर लड़खड़ाने लगी। दिन का अंत घायल लेकिन जीवित पृथ्वीराज के साथ हुआ, जिसे गोरी की सेना ने पकड़ लिया था। हार की खबर से सोलंकी साम्राज्य में सदमे की लहर दौड़ गई। अखंड भारत का पृथ्वीराज का सपना चकनाचूर हो गया। भाग 7 खून में जाली विरासत। गोरी पृथ्वीराज के साहस से प्रभावित होकर और सोलंकी साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए उसके प्रभाव का उपयोग करने की उम्मीद में उसे अधीनता के बदले में अपनी स्वतंत्रता की पेशकश की। पृथ्वीराज ने अदम्य भावना के साथ मना कर दिया। उसने अपमान से अधिक मृत्यु को चुना। एक किंवदंती के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया। उनकी बहादुरी, संयुक्ता के प्रति उनके प्रेम और उनकी अवज्ञा के अंतिम कार्य की कहानी पूरे देश में गूंज उठी। बार्ड्स ने उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए गाथा गीतों की रचना की। उसकी कहानी विपत्ति का सामना करने में आशा की किरण बन गई। पृथ्वीराज की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया। सोलंकी साम्राज्य युद्ध से कमजोर और नेता विहीन, आंतरिक कलह और बाहरी दबावों के बोझ तले दब गया। गोरी की जीत ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। भाग 8 समय की बदलती रेत। दशक बदलते सदियों में बदल गए। विभिन्न राजवंशों के अधीन दिल्ली सल्तनत ने उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना शासन किया। हालांकि पृथ्वीराज की अवज्ञा की गूंज गूंजती रही। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, जो लोगों को साहस, सत्यनिष्ठा और भारत की अदम्य भावना के महत्व की याद दिलाती थी। भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य गहन परिवर्तन के दौर से गुजरा। मध्य एशिया से नए विचारों, परंपराओं और मान्यताओं के आगमन से संस्कृतियों का समन्वित मिश्रण हुआ। शाही दरबारों में फारसी भाषा फली फूली, जबकि संस्कृत सीखने और साहित्य की भाषा बनी रही। कला और वास्तुकला के नए रूप सामने आए, जो इस्लामी सौंदर्य शास्त्र को भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रित करते थे। प्रेम, सहिष्णुता और आध्यात्मिक एकता पर जोर देने वाला सूफी आंदोलन लोकप्रिय हुआ, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई पाट गई। भाग 9 अतीत की गूंज। सदियों बाद मुगल बादशाह अकबर, जो अपनी बुद्धिमानी और एकजुट भारत के अपने दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अनहिलवाड़ा के खंडहरों में खड़े थे। कभी सोलंकी साम्राज्य की महान राजधानी अब खंडहर में पड़ी थी, जो समय के उतार चढ़ाव का मूक गवाह थी। इतिहास के एक छात्र अकबर पृथ्वीराज चौहान की कहानी से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने पृथ्वीराज में अपने आदर्शों, साहस, न्याय और अपने लोगों के प्रति प्रेम का प्रतिबिंब देखा। अकबर सदियों पहले पृथ्वीराज की तरह एक एकजुट और समृद्ध भारत का सपना देखता था। धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों से चिह्नित उनका शासनकाल उस सपने को साकार करने का एक प्रयास था। और जैसे ही वह वहां खड़ा था, अतीत के भूतों के बीच, उसने महसूस किया कि एक साम्राज्य को चुनौती देने वाले योद्धा राजा पृथ्वीराज चौहान की विरासत पत्थर और गारे में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की भावना में जीवित है।